तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर। ठीक, 50 का सेट है। चलिए मैं दिखाता हूँ पहले, और उसके साथ आपको ये आंसर शीट भी दिया जाएगा। और आज फ्री है, आज सब फ्री है, क्योंकि इस पेपर में किसी भी तरह से पास हो जाओ यार। ठीक है, फेल नहीं करना है, नहीं तो फेल कीजिएगा ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर आपको जूनियर कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा और तब जाके आप पास होइएगा। अच्छा, कोई एक सब्जेक्ट में फेल कर जाएगा तो क्या पूरा सेमेस्टर ही फेल? नहीं, कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल करेंगे तो भी आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट आपको जूनियर कैंडिडेट यानी कि 25 से 29 सेशन वालों के साथ एग्ज़ाम दे के उस पेपर को पास करना होगा। 3 बार चांस दिया जाएगा। एक पेपर में अगर आप फेल होते हैं तो 3 बार चांस दिया होगा। 3 बार में कम से कम एक बार पास कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो 50 क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के, सबके काम में आएगा कल के एग्जाम में। और ये पूछा गया है एनपीयू पलामू 22-26 सेशन में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, आराम से। अब जितना टाइम बचा है इसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, जो टाइम बचा है अब इसी का, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है बॉस हमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और मैं एक सलाह देता हूँ, अभी आपके पास जितना भी टाइम है बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, केवल प्रीवियस ईयर। एक दिन में अब क्या कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पढ़िए, वही सबसे अच्छा काम देगा आपको। ठीक है, और इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज फ्री है सबके लिए, और ऐप का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेकिन एसी पेपर का फ्री में नहीं दूंगा, सेमेस्टर 2 का फ्री में नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में। अक्षांशीय भारत अक्षांशीय स्थिति के अनुसार अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये पूछा गया है। तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए नहीं यार, बी उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे सही उत्तर होगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हमारा ये पृथ्वी है, ये 2 भागों में बटा है। ठीक, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। और यहाँ पे एक लाइन है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और इधर एक लाइन है जिसको मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे इंग्लिश में। और ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, चलिए, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका भारत हमारा इस साइड में उत्तर की ओर, ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो भारत यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत देशांतरीय स्थिति के अनुसार अवस्थित है। तो भारत किस देशांतर के अनुसार कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये होता है, ये इसको कहते हैं अक्षांशीय रेखा। इस तरह से जो मैप में इस तरह से लाइनिंग खींचा रहता है ना, लेटा लेटा हुआ लाइन, सब इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और देखिएगा मैप में जाल बना रहता है, लंबा लंबा लाइन भी रहता है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर में भी भारत उत्तर में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत उत्तर में ही स्थित है। लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है, पूरब है, पश्चिम है, ये दोनों गोलार्ध है। तो भारत उत्तर में इस साइड में स्थित है, पूरब में। ठीक है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर के बीच पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और अगर उत्तर दिया होता तो उत्तर होता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्यवर्ती भारत से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? तो देखिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्क रेखा को? तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो यह जो है इलाहाबाद से गुजरती है। कभी कभी मिर्ज़ापुर दे देता है, मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। नहीं, तब तक से रॉबिन आता है उधर से बोलता है, ये भी ठीक है। कौन कौन देखे हैं मिर्ज़ापुर? चलिए, मैंने 2 बार देखा है, नहीं 3 बार। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैकमोहन रेखा की सीमा निर्धारित करता है। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, कहाँ है? भारत और चीन, ऑप्शन डी।
भारत और चीन के बीच में हमारा मैकमोहन रेखा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता, जनरली चीन और पाकिस्तान वाला पूछा जाता है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ और चीन के साथ मैकमोहन, ठीक है। अगला आ जाता है इरावती नदी की सीमा है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, और इरावती नदी कहाँ पे बहती है, तो इरावती नदी जो है आपका म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है। तो भारत और म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में बहती है इरावती नदी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं। अगला आता है इनमें से कौन पश्चिमी तट रेखा का भाग नहीं है, ठीक है। तो भारत आपको मालूम है इस तरह से हमारा, अरे भाई इस तरह से हमारा भारत है, ठीक, ये है ना भाई, इस तरह से, चलिए, और ये हमारा इस साइड का है, और इस ऊपर में कश्मीर है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है पूर्वी घाट, ये कहलाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। चलिए, तो क्या पूछा गया है कि इनमें से पश्चिमी तट रेखा का भाग नहीं है। कोंकण तट ये आपका आता है गोवा में, ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर ही है। मालाबार तट, मालाबार तट जो है आपका, और काठियावाड़ तट, कोरोमंडल तट ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं मालाबार तट को थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मालाबार तट आपका, हाँ केरल में आता है मालाबार तट, ठीक है। और ये जो आपका कोरोमंडल तट, ये आपका, ये भी आपका इस साइड ही आता है, कोरोमंडल का तट ये महाराष्ट्र के साइड में, ठीक है। लेकिन काठियावाड़ तट जो है ये आपका पूर्वी तट का भाग है, ये इस साइड में आता है, ठीक है, इस साइड में। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, कौन, काठियावाड़ तट, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, अच्छा, भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा राज्य जिसके पास समुद्री सीमा सबसे बड़ा है। तो गुजरात राज्य के पास सबसे बड़ा समुद्री सीमा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात के पास समुद्र का हिस्सा आ जाता है, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है इनमें से कौन पूर्वी तट रेखा का भाग नहीं है। मतलब यही तो है, जिस क्वेश्चन से, जहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम गदगदा के वहीं से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ये ऐसा नहीं कि यार एगो यहाँ से पूछो एगो वहाँ से, तो एक ही जगह से खाली क्वेश्चन, मतलब पढ़ के गए तो बल्ले बल्ले, नहीं पढ़े तो एक ही बार बेहतर। इनमें से कौन पूर्वी तट का भाग नहीं है, तो देखिए पूर्वी तट का भाग कौन नहीं, ये काठियावाड़ तट है आपका, क्या क्या है, काकीनाड़ तट ही नहीं है, बाकी काठियावाड़ तो है पूर्वी तट का भाग, अभी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। मालाबार तट ये भी आपका पूर्वी तट का भाग है। कोंकण तट पूर्वी तट का भाग है, एक मिनट, ये कोंकण था ना यार, इनमें से कौन पूर्वी तट का भाग है, तो मालाबार तट ये पश्चिमी तट है, ठीक, तो काठियावाड़ तट हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, अंडमान द्वीप स्थित है, कहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार, तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आता है, ठीक। तो देखिए सबसे ज़्यादा भूकंप की अगर बात कर लेते हैं तो कहाँ पे आएगा, आपका हिमालय का जो एरिया है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, हिमालय क्षेत्र में, खास करके उत्तराखंड का एरिया, आपको मालूम होगा भूस्खलन एकदम ज़मीन खिसक जाता है, ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ज्वालामुखी का पहला उद्गार केंद्र था, कहाँ पे था, तो भारत में ज्वालामुखी का सबसे पहला उद्गार कहाँ पे था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरावली पर्वत, ठीक है, ये अरावली पर्वत में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और झारखंड में भी ज्वालामुखी पर्वत फूटा था, दलमा पर्वत का नाम सुने, दलमा अभयारण्य, ठीक है, वहाँ पे। अगला आता है, हालांकि पारसनाथ भी ज्वालामुखी का ही एक भाग है, पारसनाथ पर्वत, ठीक है, वो भी ज्वालामुखी से बना हुआ है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो हिमालय, ठीक,
इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, कभी कभी पूछ लेता है। तो यह जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को नाम क्या बोलते हैं हम लोग? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, यह हिमालय जो है ना 3 गो स्टेट में फैला है। एक आपका चीन में भी हिमालय फैला है, भारत में भी हिमालय फैला है, और हिमालय का कुछ भाग नेपाल में भी फैला है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट का एरिया है वो नेपाल के हिस्सा में चला जाता है। भारत के हिस्सा में ये नंदा देवी आता है, कंचनजंगा आता है। ठीक है, चलिए, और धौलागिरा तो ये हिमालय का भाग ही नहीं है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन हिम नदी है? हिम नदी मतलब कि जिसमें बर्फ बहता है। ठीक है, मतलब वर्षा वाला एकदम। तो देखिए सियाचिन जो है एक वो हिम नदी है, ग्लेशियर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि खैरब दर्रा अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दर्रा वगैरह का जो क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन रहता है जनरली। तो खैरब दर्रा जो है किस जगह पे स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे स्थित होता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे गोंडवाना स्थल खंड अवस्थित था। तो देखिए आज का जो हिमालय बना है इसी गोंडवाना लैंड के टकराने से बना है। ठीक है, जिसको पहले हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते थे। क्या? गोंडवाना लैंड को पहले हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते थे, टेथिस सागर के दक्षिण में। ठीक, अच्छा टेथिस सागर के किस भाग में पूछा है तो दक्षिण में भी याद रख लेना है, यहाँ पे सब में टेथिस सागर है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे हिमालय उत्थान अवस्थाएं हैं। तो देखिए हिमालय जो है कितने भागों में बांटा गया है ये सिंपल याद कीजिए। तो हिमालय को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, शिवालय, शिवालिक और एक क्या नाम है यार भूल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। अगला आ जाता है इनमें से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी इनमें से कौन है? प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं समझे पहले बबुआ, ए बबुनी, समझ तड़ हो। तो देखिए ये है हमारा गुजरात का एरिया। चलिए अब देखिए भारत का ना यहाँ से जो एरिया पड़ता है ये बंगाल का एरिया से लेकर पूरा का पूरा इधर आपका जल है। ठीक है, मतलब भारत का ये जो भाग कट गया है ये नीचे वाला भाग ये जल ही जल है पूरा। इधर आ जाता है बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तो इधर अरब सागर। अब ये जो भारत है यहाँ से गुजरात से लेकर के पूरा इधर, ठीक है, पूरा एकदम बंगाल तक ये जो इलाका पड़ता है ये इलाका को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसको बोलते हैं ऐसे स्थान जिसका 3 भाग जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पेनिसुलर बोला जाता है। तो भारत का ये भाग जो पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, उसी को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, मतलब साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, मैं जब तमिलनाडु से आ रहा था तो वीडियो भी बनाया था गोदावरी का और कृष्णा का, अपलोड चैनल पे अपलोड भी है। तो इनमें से कौन प्रायद्वीपीय नदी की सबसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? देखिए नर्मदा जो है ये कहाँ पे बहती है? ये आपका जनरली आपका मध्य प्रदेश के एरिया में बहती है। ठीक है, और ये आपका साउथ में भी जाती है। ताप्ती भी बहती है वेस्ट में। सोन नदी भी आपका वेस्ट में बहती है, लेकिन सतलुज नदी जो है ना ये वेस्ट में नहीं बहती है, ये पंजाब साइड में बहती है। ठीक है, तो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा गलत बात, गोदावरी। ठीक है, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आ जाता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? मतलब ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला एरिया, इसका पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब ये पूरब इस साइड है और ये पश्चिम में इधर जाके अरब सागर में गिरेगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा सबसे ज़्यादा एरिया नर्मदा का मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, रेवा नदी के नाम से मध्य प्रदेश के लोग इसे जानते हैं। अगला आता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी? देखिए ये मुझे बहुत बुरा लगता है, इन लोग जहाँ से पूछता है तो नदी से पूछेगा तो अब 10 क्वेश्चन नदी से पूछ देंगे। मतलब ना क्वेश्चन पेपर बनाने में जरा सा भी मेहनत नहीं करता है इन लोग। ठीक है, हम वाइस चांसलर होते हैं तो इन लोग को अच्छा से सबक सिखाते हैं। ठीक है, इन लोग पैसा लेता है यार, एक प्रोफेसर का सैलरी जानिएगा ना तो
2 लाख प्लस होता है प्रोफेसर का सैलरी। क्या लगता है आईएएस का सैलरी स्टार्टिंग होता है लेवल 10 से, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर का जो सैलरी, अरे यार, सैलरी जो होता है लेवल 10 से शुरू होता है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी होता है उसका लेवल 11 से शुरू होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी आईएएस से भी ज़्यादा होता है, समझे। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर लोग को आईएएस लोग सर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि आईएएस लोग ही एक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक वैसा पोस्ट है जिसको आईएएस लोग आराम से सर बोल सकता है, ठीक है। उसमें कोई लाज शर्म वाली बात नहीं है। तो इतना पैसा गवर्नमेंट खर्चा करती फिर भी इन लोग मेहनत नहीं करता है यार। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अब वही क्वेश्चन है कि अब ये दक्षिण से, ये आपका साउथ है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये किसी भी ओर से उत्तर की ओर बह रही है, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, माही नदी, ठीक। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी, पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो सिंपल अब पूछा कि ये जो है हमारा है पूरब की ओर बहती है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी जो नदी है यह पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी, ठीक। बहुत बड़ा है यार। चलिए, गंगा से छोटी है, बट गंगा के बाद दूसरा स्थान गोदावरी का ही है, नहीं ब्रह्मपुत्र का आता है यार, 3rd नंबर पे गोदावरी। अगला आ जाता है, किस नदी के द्वारा जमा किए गए तलछट से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। तो किस नदी से, इंडो ब्रह्मी, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और गंगा क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। अगला है, इनमें से कौन पश्चिमी तट का भाग है। पश्चिमी तट का भाग कौन है, तो देखिए भारत का पूर्वी तट, पश्चिमी तट अभी मैंने समझाया है। ये जैसे भारत का निचला छोर हो गया, यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, तो ये हो जाता है हमारा पूर्वी तट, ये होता है पश्चिमी तट, ठीक है। तो कौन सा पश्चिमी तट का भाग है, तो कोरोमंडल तट, गुजरात का मैदान या उत्कीर्ण मैदान। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ये जो गुजरात है ये हमारा पश्चिम में आता है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो गुजरात का मैदान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि इनमें से, अच्छा आपको मालूम है ना, ये भारत जो है हमारा, यहाँ पे ये एरिया पे ये हिंद महासागर का एरिया पड़ता है। ये एरिया, इधर का एरिया बंगाल की खाड़ी पड़ता है और इधर का अरब सागर। तो लक्षद्वीप एक यहाँ पे हमारा द्वीप है, 32 किलोमीटर है मात्र। यहाँ पे ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप। और ये यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो हमारा है हिंद महासागर, क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे महादेश का एक ऐसे सागर का नाम बताइए, ठीक है, उसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है। तो ऐसा सागर कौन है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है, तो हिंद महासागर, ठीक है। हालांकि मेरा भी नाम सागर ही है, अच्छा चलिए, तो इनमें से कौन पूर्व तटीय मैदान का भाग है। अब देखिए पूर्वी तट में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो एगो मैप बनाने से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पूर्वी तट का भाग कौन है, कोंकण तट या काकीनाड़ तट। तो देखिए ये जो काकीनाड़ तट है यही आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्वी तट का भाग है। आई थिंक ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है काकीनाड़, ठीक है। हाँ, आंध्र प्रदेश के साथ ही बढ़ रहा था। आपको मौका मिले ना तो बिल्लोर वगैरह जैसे किसी का कुछ हो जाता है, ठीक है, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी कुछ हो जाता है तो आराम से घूमने के लिए भी साउथ में जाइए, ठीक है। मैं गया था बिल्लोर हॉस्पिटल, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिल्लोर, ठीक है। तो गया था, 15 दिन लगभग रहा था, इसी साल अप्रैल में गया था, ठीक है, मामा का लड़का को लेके। तो वहाँ पे फ्री इलाज तो नहीं है लेकिन बहुत सस्ता इलाज है, 200 रुपया में फीस था डॉक्टर का फीस। आराम से दिखाइए। और एक डॉक्टर वहाँ पे एक पेशेंट पे ना कम से कम मिनिमम आधा घंटा बात करता है यार पेशेंट से, पूरा डिटेल में जानेगा। और झारखंड का डॉक्टर 5 मिनट बात करेगा और बोलेगा हाँ दवाई लिख देगा 5 मिनट में। और वो आधा घंटा से 1 घंटा एक पेशेंट पे उन लोग देते हैं बिल्लोर में, ठीक है, वेल्लोर में।
तो उतना देर आराम से डिटेल से बात करके किसी का भी ट्रीटमेंट कीजिएगा तो आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ का डॉक्टर 5 मिनट बैठाएगा, 10 मिनट बैठाएगा, दवा लिख दिया, जाओ खाओ बेटा। और उन लोग पूरा फैमिली बैकग्राउंड जानता है कि किसके घर में किसका किसका कौन सा बीमारी है, ये बताइए, तब जाके उन लोग डिटेल। हाँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना किलोमीटर में है, तो 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, गंगोत्री। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक, चलिए, और गंगा नदी झारखंड में एक स्थान पे बहती है, उसका नाम है साहेबगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है सुंदरबन जो है यह डेल्टा है, कहाँ पे स्थित है। तो यह बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। ठीक, और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, पकड़ो लो। आगे देख लेते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। ठीक है, तो गंगा नदी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनती है, हालांकि इसको हम लोग गंगा नदी डेल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका हो जाएगा पूरा नाम। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है इस तरह से आपस में, और दोनों को मिल के इस तरह से टापू जैसा बना देते हैं। ठीक है, इसी को डेल्टा कहा जाता है, बीच बीच का एरिया ज़मीन और चारों ओर से पानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की। तो पहले भारत में 5 साल के लिए एक योजना चलता था, इसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, तो यह 5 सालों की योजना थी, 2015 में इसको बंद कर दिया गया हालांकि, और अभी नीति आयोग आ गया है इसके स्थान पे। तो यह जो योजना शुरू हुई थी 1951 में शुरू हुई थी। कब, 1951 में। पहली योजना चली थी 1951 से 56 तक, और यह कृषि पे आधारित थी, कृषि पे फोर्स दिया गया था क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद हुआ था, भूखे थे चारों ओर लोग। तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, 1951 से 56। किस पे बल दिया गया, तो इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलाई जाती है, जिसमें फोकस किया जाता है किस पे, तो फोकस किया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, यानी कि फैक्ट्री बैठाओ, फैक्ट्री बैठाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। अभी मैंने बताया भाई 1951 से 56, कहाँ पे, 1951 से 56 ऑप्शन ए में है, 1 अप्रैल 1951 से 1956। अब बोलिएगा भाई साहब ये बताइए कि 1 अप्रैल क्यों लिखा जाता है। तो भारत का जो महीना शुरू होता है ना, अप्रैल महीना से शुरू होता है, चैत्र महीना बोलते हैं हम लोग, चैत्र। ठीक है, चैत्र महीना ही भारत का स्टार्टिंग ईयर है। ठीक है, कोई भी काम भारत का खतियानी मतलब संवैधानिक तौर पे शुरू होगा तो वो चैत्र अप्रैल में शुरू होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, हिंदी में याद कर लीजिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, ठीक है, फागुन। चलिए किसको किसको याद, मुझे याद है, मैंने याद कर लिया है लिख लिख के। ठीक है, और जनवरी फरवरी तो सबको आता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश पर अधिक जोर दिया गया। अभी मैंने बताया है कि किस पे ज़्यादा फोकस किया गया, भारत में चारों ओर भूखे लोग थे तो सबसे पहले खाना खिलाओ, एग्रीकल्चर। ठीक, और जब एग्रीकल्चर उतना उत्पादन नहीं होता तब जाके 1960 में एक योजना आती है जिसको नाम दिया गया हरित क्रांति। क्या नाम दिया गया है, हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन ने खोज किया था 1960 में। ठीक है, एग्रीकल्चर, गेहूं और धान की पैदावार बढ़ी इससे। जितने भी रिलेटेड पॉइंट है मैं डिस्कस करते चलता हूं दोस्त। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक डैश अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित माने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग का जो फीस ले रहा है गवर्नमेंट, मतलब पढ़ने का फीस लेता है ना ग्रेजुएशन में, कौन ले रहा है, गवर्नमेंट। ठीक है, कौन ले रहा है, प्रोफेसर। कौन ले रहा है, यूनिवर्सिटी। कौन ले रहा है, कॉलेज। पढ़ कहाँ रहे, मेरे पास। ठीक है, कितना लेता हूँ, 4 साल का 60 रुपया, उसमें भी आप लोग कोई काय करते हैं देने में। चलिए और उन लोग कितना लेता है 4 साल का, हजारों में ना। चलिए
तो यही है कि भारत में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करता है, इसीलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर दब जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर बूस्ट होता है। मतलब गवर्नमेंट जो लोग काम करता है एकदम सो के खाता है बिना काम करे। ठीक है, अक्षय कुमार का मूवी देखता है, बोलती आप कौन, तो बोलते मैं यही गवर्नमेंट में काम करता हूँ। ठीक है, तो बोलते सरकार भी काम करती है, बोले वाह नहीं नहीं, सरकार तो काम नहीं करती है, सरकार तो निकम्मी है। ठीक है, रियलिटी में सरकारी आदमी ना अपने आप को ना मतलब सोच लेता है कि मैं आई एम द लीडर। ठीक है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। चलिए, जहाँ भी जाएगा धोख जमाते बैठेगा कि मैं सरकारी नौकरी में करता हूँ। अच्छा, BDS के मतलब पूछ रहे थे ना, BDS के, इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम है। BDS के मतलब देखिए, मैं आप लोग को गाली भी सिखा रहा हूँ यार, गजब मास्टर है भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं नहीं बोल सकता है। ठीक है, ये एक गाली है और इस तरह से यूज किया जाता है जब किसी को ज़्यादा बोलने का होता है, कोड वर्ड में गाली देते हैं। ठीक है, देखिए मैं बीच बीच में इंटरेस्टिंग बातें बोलता हूँ ताकि आप फ्रेश होते रहें। ठीक है, तरोताजा रहे। अगला है बंद अर्थव्यवस्था है। तो बंद मतलब गेट क्लोज, आना जाना बंद, यानी कि बाहरी सामान ना बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे, केवल निर्यात बंद, केवल आयात बंद, विदेशी व्यापार बंद या विदेशी व्यापार नहीं करना। क्या होगा बताइए भाई। तो इसको क्या बोलेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी दैट मीन्स कि हमारा जो व्यापार है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, विदेशी व्यापार बिल्कुल नहीं करना है बॉस, एकदम। बंद अर्थव्यवस्था रहता ना तो आपका फ़ोन जो चला रहे हैं और मेरा फ़ोन ये भी नहीं चल पाता, लैपटॉप भी नहीं चल पाता। भारत पीछे हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था होने से, समझे। टेक्नोलॉजिया जो बोलते हैं और आप लोग खाली शॉर्ट्स देखते रहते हैं घर पे ना जी, और बोलिएगा कि भारत को सामान देसी खरीदना चाहिए। चलिए, अगला है कौन भारतीय योजनाओं का दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, भारत की योजनाओं का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए, इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन। ठीक है, गेहूं आयात में उत्पादन में वृद्धि होगा, ये कोई योजना में हम लोग नहीं रखते हैं यार। रोजगार का योजना होता है, आय असमानता का योजना होता है। ठीक है, और समानता और सामाजिक न्याय की योजना होता है, लेकिन गेहूं उत्पादन में वृद्धि ये कोई योजना नहीं है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे सतत विकास का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा विकास जिसमें हमारी भी फायदा हो और हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी कोई नुकसान न पहुंचे, यानी कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास हो, इसे ही बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास मतलब सभी को ले दे के विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्या बात करते हो यार, हाँ भाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्हीं को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री। अब बोलिएगा दूसरे तो हैं ना ना ना, दूसरे भारत के प्रधानमंत्री कौन है ये आप कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसको कितना नॉलेज है। मुझे लगता है किसी को मालूम नहीं होगा। भारत के हु इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मालूम है? नहीं को मालूम भाई, वाह। और राजेंद्र प्रसाद भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश कहा जा सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के देश रहता है, एक रहता है गरीब पुअर, एक रहता है डेवलपिंग यानी कि जो स्टेज है अभी डेवलप कर रहा है, और एक रहता है डेवलप्ड जो पूरी तरह से ईडी मतलब डेवलप्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जैसे अमेरिका, जापान, ठीक है, चाइना, ये सब डेवलप्ड कंट्री है भाई, यहाँ पे डेवलप का काम पूरा हो चुका है। लेकिन भारत में डेवलपिंग अभी चल रहा है। तो भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, आप लोग समझते हैं नहीं जी, हैं? मुन्ने उन्ने कुछ हिला दीजिए, हाथ दिखा दीजिए कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। चलिए, मैं अभी लाइव नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि देखिए लाइव लेने के लिए ना अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास वाईफाई वगैरह नहीं है गांव में यार, यहाँ पे लाइन कटता है तो 2 दिन बाद आता है। ठीक है,
और मोबाइल भी 5G आज ही लिया हूँ। आप लोग पूछे थे कि कौन सा मोबाइल लिए, चलिए दिखाई देता हूँ, जस्ट आज ही लिया हूँ। ठीक है, तो ये वाला फ़ोन लिए हैं, कैसा है, ठीक है ना, मोटरोला का लिए हैं, ज़्यादा नहीं प्राइस है 15,000। चलिए, तो फ़ोन दिखाने नहीं आए हैं ना यहाँ पे। मैं ज़्यादा महंगी चीज़ का नहीं लेता हूँ, ये सब प्राइस, मतलब मोबाइल फ़ोन सब में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है यार, कम पैसा लगाओ और ज़्यादा बेनिफिट लो। मेरा मोटो यही है। आगे देख लेते हैं। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक जो है किनको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक पंडित नेहरू जी को कहा जाता है। इन्होंने ही पंचवर्षीय योजना शुरू की, 5 ईयर जो प्लान है इन्होंने ही लाया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के जन्मदाता कौन कहे जाएंगे, तो पंडित नेहरू जी को ही जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन, नेहरू जी होंगे? नहीं भाई, नरसिम्हा राव होंगे। क्यों? ये पंचवर्षीय योजनाओं के जनक हैं, ठीक, नेहरू जी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और 1992 में एक योजना लाती है कि भारत में कोई भी देश आके व्यापार कर सकता है, भारत भी किसी देश के साथ व्यापार जाके कर सकता है। यानी कि एलपीजी मॉडल अपनाया गया। एलपीजी माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसे ही नई आर्थिक नीति कहा जाता है। समझिए थोड़ा सा, सब कुछ समझ में आएगा। 1992 के समय में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के फिर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह ने राय दिया कि सुनो भाई मेरे, भारत को ना ओपन कर दो, ठीक है, ओपन फॉर ऑल, यानी कि कोई भी देश आके यहाँ पे सामान बेचेगा और भारत भी किसी भी देश के साथ जाके सामान बेचेगा। तो नरसिम्हा राव ने बोला कि ठीक है भाई मेरे, ओपन ऑल कर दो। तो 1992 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, ठीक है, इसी को बोला गया नई आर्थिक नीति, ठीक है। कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। 18 को भाषा जानते थे, बाप रे, 18 भाषा, हाँ भाई 18 भाषा जानते थे। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। याद तो रहेगा ना भाई। चलिए, अगला आ जाता है हमारा तीव्रधारणीय तथा अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो देखिए, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से 17 तक प्लान किया गया था, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया जाता है। क्यों बीच में रोक दिया जाता है? और 1 जनवरी 2015 को इसे ख़त्म कर दिया जाता है। कब? 1 जनवरी के ही दिन। हाँ भाई, जब पूरा भारत मीट खाने में लगा था, पूरा दुनिया न्यू ईयर मनवा रही थी, ठीक है, उस टाइम पे इस योजना को बंद किया गया, पंचवर्षीय योजना, और इसके स्थान पे शुरू किया गया नीति आयोग। क्या शुरू किया गया? नीति आयोग। क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट 1914 में आ गई थी, तो 1915 में ये लाई कि हम योजना आयोग को बंद कर देंगे और नीति आयोग शुरू करेंगे। तो योजना आयोग को बंद किया गया 1 जनवरी 2015 को, और 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ गए? चलिए, तो योजना आयोग के स्थान पे कौन आया? नीति आयोग। कब आया? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही ये लक्ष्य था, धारणीय और तीव्र अधिक समावेशी विकास। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किससे संबंधित है। तो देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है ये किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला कि गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दो यार। चलिए, ठीक है, इट इज गेट आउट। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला में, ठीक है। और क्या बताएंगे? और बताने लायक कुछ है नहीं खास इम्पोर्टेंट। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो देखिए, असमानता घटाने का उपाय इनमें से कौन सा नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता, निम्न में से कौन असमानता घटाने का उपाय नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि क्या बोलिए इसमें, देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं यार, ये मैथ इस क्वेश्चन को नहीं सकेंगे।
ठीक है, याद भी नहीं आ रहा है। अगला आ जाता है, अच्छा जब नहीं सकिएगा ना और अगर ऑप्शन रहे इनमें से सभी तो उसको टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो अपने मन से मार दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सबको टिक मारना है। निम्न में से कौन गरीबी निवारण के लिए नहीं है? तो देखिए गरीबी निवारण के लिए नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका MRTP है ये नहीं है, ठीक है। यह एकाधिकार मतलब एक प्रकार से कानून है, इसको रोकने के लिए है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है, ये एक प्रकार का कानून है, ठीक है। और बाकी सब गरीबी हटाने का योजना का नाम है। आगे आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लाया गया? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लाया गया? यह लाया गया था, सबको मालूम है, गैस बांटा जा रहा था घर घर में, ठीक है। तो गैस किसको किसको मिला है जी? सरकारी गैसवा 1 दिसंबर 2016, ठीक है। गलत बात, आप बोलिएगा यार आप गजब करते हैं भाई साहब। आए 1 मई 2016, ठीक है, दिसंबर नहीं होगा, 1 मई 2016। चलिए, गर्मी का दिन था और गैस बांटा जा रहा था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? लिंग अनुपात का अर्थ है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। कोई एक एरिया ले लिए झारखंड में टोटल पुरुष को काउंट किए, ठीक, और टोटल महिला को काउंट किए। अब फिर हम लोग देखेंगे कंपेयर करके कि प्रत्येक 1000 महिला पे कितना पुरुष होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंग अनुपात, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष में 1000 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन पुरुषों की संख्या घटेगी या फिर महिलाओं की संख्या घटेगी। एक्यूरेट तो नहीं ना होगा भाई, ठीक है, कोई एक्यूरेट देख के थोड़ी ना करता है वहाँ पे ये सब चीज़, ठीक है, नाप के करते हैं क्या जी। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल में है, वहाँ पे 1000 महिला है तो 1000 पुरुष है तो 1006 को महिला है, कई को 1006 को, हाँ। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि आपका ये हो गया लिंग अनुपात हो गया, हाँ, हरियाणा एक ऐसा राज्य है ना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा महिलाओं की कमी है। 1000 पुरुष है तो मात्र 768 को पुरुष में 768 को महिलाएं हैं, बाकी महिलाएं नहीं हैं। इतना महिलाएं गायब है, इतनी ही महिलाएं 768 और पुरुष है 1000 को, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष में 768 महिलाएं। बाकी फिलअप कहाँ से होगा तो अब मालूम नहीं, इन लोग लाएगा बिहार से उठा के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यूपी से उठा के लाएगा इन लोग। फिर भारत में गरीबी को डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो भारत में गरीबी को किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? कैलोरी प्राप्ति के आधार पे या फिर आपका पारिवारिक आय पे, ठीक है। तो भारत में जो गरीबी को निर्धारित किया जाता है कैलोरी के आधार पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, देश भर में वस्तु एवं सेवा कर, GST का नाम सुने आप लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसी को कहा जाता है। यह कब लागू हुआ? तो उस टाइम में मैट्रिक दिया था और मैं डेली पेपर पढ़ता था, मेरा 2017 से ही मैं पेपर पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार क्या हो रहा है। उस टाइम मैट्रिक दिया था, फिर बाद में पता चलता है धीरे धीरे कि ये GST है जो कि उस टाइम पे जारी हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई 2016 को GST भारत में लागू हो गया, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ा रहा है? इसको याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2017, ठीक है, GST भारत में आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूध पे 0% GST लगता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूध पे और नमक पे 0% GST है, मतलब GST फ्री है। क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP में किस क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है? तो देखिए तीसरा जो सेक्टर है, थर्ड सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसका हर साल हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा हर साल बढ़ता ही जा रहा है और एग्रीकल्चर का जो हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में आर्थिक सुधारों का वर्ष, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि भारत में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कब? 1991 था ना, 90 था ना, कब था? 1991, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रहते हैं? केरल में। सबसे मूर्ख लोग कहाँ पे रहते हैं? बिहार और झारखंड में जहाँ पे हम लोग निवास कर रहे हैं ना, आदि मानव के लोग हैं हम लोग भाई, ठीक है। एग्जाम में पास होंगे चाहे नहीं होंगे, पढ़ेंगे ज़रूर।
आदि मानव से थोड़ा सा मॉडर्न पर्सन बनना है, ठीक है। तो अगला आ जाता है, अच्छा झारखंड का नाम सुनने से ही लगता है कि बेटा झोड़ झाड़ का आदमी है एकदम, ठीक है, जंगल झाड़ का आदमी है। झारखंड, यार कितना अच्छा नाम होता, खनिज प्रदेश। अगर मैं सीएम बना तो झारखंड का नाम चेंज करूँगा, खनिज प्रदेश रखूँगा। हमारे यहाँ पे इतना खनिज है, संपदा है, नाम रखो यार खनिज प्रदेश, ठीक है। चलिए आप लोग सीएम बनाएंगे ना, एकदम झारखंड का हम तकदीर बदल देंगे, मतलब तकदीर नहीं, तस्वीर बदल देंगे। सबसे पहले मैं झारखंड का स्टेट लैंग्वेज चेंज करूँगा, हिंदी से इंग्लिश कर दूँगा, ताकि हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का। सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश में पढ़ाई होगा। उसके बाद देखिए इक्वलिटी आ जाएगा। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग एकदम फाड़ के रख दीजिएगा। इंग्लिश में भी फिर सरकारी स्कूल के भी बच्चे उतने टैलेंटेड रहेंगे जितने कि सीबीएसई और आईसीएसई के, ठीक है। तो मेरा ये ख्वाब है, चलिए झारखंड को साक्षर करना। नेक्स्ट है हमारा, योजना आयोग का स्थान निम्न में से किस स्थान ने ले लिया। अभी मैंने बताया है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया, किसने, निवेश आयोग, ना नीति आयोग, ना वित्त आयोग, नीति आयोग ने, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के प्रधान कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो अभी कौन है जी, वही मोदी मोदी मोदी। चलिए जो भी है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के ना अगेंस्ट हूँ ना सपोर्ट में हूँ, ना मैं जेएमएम पार्टी हूँ, ना मैं बीजेपी हूँ, ना जेएलके हूँ, ना कांग्रेस हूँ, मैं न्यूक्लियर हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर नहीं यार, न्यूट्रल बोला जाता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी में पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी। पूरा फैमिली वर्क कर रहा है लेकिन पैसा उतना नहीं मिल रहा है जितना पूरा फैमिली का मेहनताना निकलना चाहिए। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा आय किस राज्य का है। ऑप्शन भी देख के आप लोग आराम से बोल सकते हैं, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार। बिहारिए वाह, हाँ भाई बिहारिए वाह, चला जी वाह, कहाँ जी वाह, एग्ज़ाम दिए। चलिए बिहारी बच्चा मिल जाएगा ना, एक नंबर बात करेगा, बतियाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में कृषि को वित्त देने वाला शीर्ष बैंक कौन है, तो भारत में कृषि को वित्त ऋण देता है, कौन ऋण देता है भाई, तो देखिए भारत में तो एक ही को बैंक है जो कि आपको कृषि लोन देता है। आप बोलिएगा आरबीआई, ना रे भाई ये कृषि लोन नहीं देगा, नाबार्ड बैंक जो है ये आपको कृषि का लोन देता है, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आरबीआई के बारे में मालूम है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसका मुख्यालय कहाँ लाएगा, बम्बई। इसकी स्थापना कितना डेट था यार, 1 अप्रैल 1935। कोई भी काम भारत में 1 अप्रैल को शुरू होता है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक। चलिए इतना ही जानिए, काफ़ी है। और बाकी आराम से एग्जाम देने जाइए, जितना भी याद हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, कुछ मत पढ़िए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज फ्री है, कल से फ्री नहीं मिलेगा, एईसी पेपर जो भी होगा। और आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमको सेंड कर दीजिएगा लास्ट दिन, ठीक है। हालांकि कल मैं करवा दूंगा क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग करवा दूंगा। सबको मालूम है ना, नंबर नोट कर लीजिएगा, जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर कर दीजिएगा, और कल आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप हमें कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका एजुकेशन से प्रॉब्लम हो। ओके दोस्त, बाय।